जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम क्रिस्टीना मुबारक है और आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा लेक्चर जो है 9th क्लास की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स पे है। चलें, मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको बेहतर से बेहतरीन बना सकूँ, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस है और हमारे चैनल का नाम भी लर्न टुगेदर है। तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरे साथ थोड़ा सा आप भी अपना हिस्सा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं तो मैट्रिक्स के पीछे हमारे पास डेफिनेशन है, उसको आप देख लीजिएगा। ये रही, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की कलेक्शन आपने कर दी। ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर अरे के अंदर आपने एक अरे बना ली, यानी कि अरे बोलते हैं कि आपने कॉलम्स और रोज़ के ना, यानी आपने कॉलम्स और रोज़ को लेके एक रेक्टेंगुलर शेप में आपने मतलब एक बॉक्स बना लिया। ठीक हो गया। और उसको आपने यानी कि ना ब्रैकेट्स के अंदर रख लिया। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉलम्स को और रोज़ को मिला के जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है। और कॉलम्स और रोज़ को मिला के लिखने के बाद आपने उसको एक रेक्टेंगल के अंदर यानी कि दो ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसको बंद करना होता है। जैसे कि ये सारी जितनी भी हैं, ये देखें, अगर आप ये क्वेश्चन ही देख लें तो क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्यों है? ये रोज़ और कॉलम्स से मिलके बना हुआ है और साइडों पे हमारे पास ब्रैकेट्स भी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। इन मैट्रिक्सेस का हमें ऑर्डर बताएं। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने बताने हैं कि भाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। तो अगर हम इन पे गौर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ए वाला जो हिस्सा है इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? यानी जी रोज़ भी हैं और हमारे पास कॉलम्स भी हैं और उनको ब्रैकेट के अंदर बंद भी किया, यानी ये मैट्रिक्स तो है, ये तो पक्की बात है। अब उसने कहा कि इसका ऑर्डर बताएं। ऑर्डर ये होता है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और रोज़ कितनी हैं। सबसे पहले हमेशा ऑर्डर के में आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले बतानी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने पहले बताने होते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, रोज़ की तादाद जो है वो आपने बाद में बतानी होती है। ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं जी, 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ भी हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। कॉलम्स क्या होते हैं जी? कॉलम्स हमारे पास होती हैं जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे को हमारे पास कितनी लाइनें आ रही हैं, 2। यानी कि कॉलम्स जो कि ऊपर से नीचे को लाइनें आती हैं, यानी ये जैसे हम लिखते हैं तो ऊपर से नीचे को लिखते हैं, वर्टिकल। ठीक हो गया। जो ऊपर से नीचे को आती हैं ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कभी पेंसिल नहीं थी तो मैंने ये 2x2 ये यानी लिखा हुआ है, तो खैर हमारे लिए आसानी हो रही है, हमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना। तो ये देखें, 2x2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2। अब यहाँ पे मैं 2 के साथ सी नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ये असूल है कि हमेशा मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ही पहले लिखना है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर थर्ड देख लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2। कॉलम्स क्या आते हैं जो ऊपर से नीचे को आते हैं, तो ऊपर से नीचे को 1, 2, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, 2। और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितने हैं, 1। मैं अपना पेन बंद कर लूँ इससे पहले कि मेरी बुक ख़राब हो जाए। ओके, अगर हम एफ़ वाला देख लेते हैं, एफ़ वाले में हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 1, और नंबर ऑफ़ रोज़ भी हमारे पास 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। अगर हम इसको देख लेते हैं
तो ये बाकी आप मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे इस चीज़ का पता है कि बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही ईजी है। यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 1 2, जो ऊपर से नीचे को आता है वो कॉलम 1 2। नंबर ऑफ़ हमारे पास रोज़ क्या है 1 2 एंड 3, यानी इसको हम कहें कि इसका ऑर्डर क्या है जी 2/3। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। ये भी बहुत ईजी है। वो कह रहा है जी आप बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब इक्वल की बात ये होती है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसके बराबर आ रहे हैं। यानी कि अगर ए में नंबर ऑफ़ रोज़ 1/1 है तो बी में भी 1/1 है, तो हम कहेंगे जी ये तो इक्वल हो गए। ये तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। ए हमारे पास 3 है, ठीक है। बी हमारे पास क्या है जी 3 और 5, यानी हमने कुछ नहीं देखना, 3 5 नहीं देखना, हमने देखना है इसमें कॉलम कितने हैं 1 और रोज़ कितनी है 1, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/1। और अगर हम बी को देखें तो ये तो हमारे पास 2 हैं, कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और रो हमारे पास 1 है, यानी ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये इक्वल नहीं है। और अगर हम डी को देख लें तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है। और अगर हम गौर करें तो हमने बी में भी सेम यही चीज़ देखी थी, यानी 2/1 2/1, तो ये बी और डी हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी तरह सारा आपने सॉल्व करना है। जैसे 2 - 2 कर देंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 2 + 0 होगा, ये 2 रहेगा, 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है। ठीक हो गया। तो जब आप इसको करते हैं तो आप देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद असल में ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक आपका एक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉल्व करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, बात तो वही है। लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ को ही देखना होता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आएंगे, ये जब प्लस हो गए तो ये एक 4 लिखा जाएगा, एक 6 लिखा जाएगा। ठीक हो गया। और ये भी हमारे पास एक यानी एक जो नंबर है वही आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 2/2, तो अगर हम इस पर गौर करें 1 2 2 2/2, तो एच और जे दोनों जो है ये इक्वल है। क्लियर हो गया। गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन में। ठीक हो गया। इसमें उसने कहा जी आपने ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लाजमी ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कहानियों को जहन में रखा करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें। मैथ बहुत इजी है, ये जस्ट प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, वो तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, बस इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके किया करें। चलें जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था, यानी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था सारा, यानी a + c, ठीक है, और ये सारा हमने लिख लिया वैसे का वैसे ही। उसने कहा था जी इसके हमने जो है a b और c की वैल्यूज़ फाइंड करके दें। हमने सादा कुछ भी नहीं किया, हमने किया क्या है, हमने किया ये पहला उठाया, इसको इस वाले पहले के बराबर रख दिया। हमने कहा जी ये पहला हमने ये वाला उठाया, इस वाली रुख से ये चीज़ उठाई है, पहली को पहली के बराबर रख दिया, इक्वल रख दिया। दूसरी उठाई है, ठीक है, इसको इसके इक्वल रख दिया, ये देखें a + 2b, और इसको मैंने इक्वल कर दिया -7 के। ठीक हो गया। और मैंने कहा जी ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद मैंने क्या किया कि c - 1 लिखा, ठीक है, और इसको इक्वल मैंने कर दिया 3 के, और बाय मिस्टेक मैंने ना ये गलती कर दी थी, लेकिन मैंने इसको करेक्ट कर लिया। ओके। उसके बाद देखें आप 4d - 6 है, ठीक है, 4d - 6 को हमने ये एंड वाले के इक्वल कर दिया। ये हमने कहा जी 4 इक्वेशंस है हमारे पास, क्या बन गई 4 इक्वेशंस हमने बना ली। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो पहली इक्वेशन थी वो भी यहाँ पे लिख ली, दूसरी को भी यहाँ पे लिख लिया, थर्ड वाली और फोर्थ वाली भी मैंने लिख ली। ओके। अब बच्चों हमने करना क्या है, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आप देखें, मैं अगर इसको हल करती हूँ तो मेरे पास a की भी वैल्यू होनी चाहिए, c की भी होनी चाहिए, ऐसे ही है। अगर मैं इसको हल करती हूँ मेरे पास a की भी वैल्यू होनी चाहिए और b की भी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे तो अभी a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास c की वैल्यू है
ठीक है, और ये 3 है, यानी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एक वैल्यू तो मैं आराम से फाइंड कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास डी की भी वैल्यू होनी चाहिए और डी की वैल्यू मेरे पास लाजमी होनी चाहिए। मैं ये भी सॉल्व कर सकती हूँ पहले, यानी 2b नहीं 2d, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे भी पता है कि जहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है मैं पहले उसको सॉल्व कर लेती हूँ कि आप पे आपने अपनी आसानी के लिए करना है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है तो मैं क्या करूँगी, पहले एक ही वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक ही वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी सी, ठीक है, इक्वल 3 तो इधर पहले ही पड़ा हुआ है, ये माइनस का है तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़, कोई नंबर, कोई वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आती है, अपनी साइड चेंज करती है तो अपना साइन भी चेंज कर लेती है। जैसे प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस होता तो माइनस हो जाता। अब आप देखें कि सी की वैल्यू हमारे पास आराम से निकल आई है 4, और किया हमने कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, उसी क्वेश्चन में से उसकी जो पहली वैल्यू थी उसको पहली के इक्वल रखा, पहले मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी उनको ऐसे हमने इक्वल करके लिख दिया। हमने कहा जी ये इक्वेशन है, फिर हमने कहा जी हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर भी ली है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कोई ऐसी हमारे पास इक्वेशन थी जहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए थी, जी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी a + c = 0। तो अगर हम ऐसे करें कि a की जो सी की जो वैल्यू हमने निकाली है यानी कि 4, तो हम अगर 4 को लिख देते हैं c की जगह पे तो फिर हमारे पास a का आंसर आ सकता है। गुड, तो हम लिख के देखते हैं a + 4 = 0। ओके, अब मुझे a की क्योंकि वैल्यू चाहिए तो a को मैं यहीं पे रहने देती हूँ, और मुझे पता है कि इक्वल के उस साइड पे जाने से मेरा जो प्लस का 4 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने 2 वैल्यूज़ अभी तक फाइंड कर ली हुई हैं, a की और c की। ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपको a की वैल्यू चाहिए और हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू निकल सकती है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, -4। तो अगर हम a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें -4 + 2b = -7, और हमें पता है कि ये 2b इसके साथ है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। ओके जी, ये -7 तो इधर पहले ही पड़ा हुआ था, और अब हम इस 4 को अगर इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं तो हमारा जो माइनस का 4 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। और अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, नंबर ये 7 बड़ा है, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा। और जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्योंकि ये b इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2b इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b इधर आ जाएगा, -3 तो पहले इधर था, और b इधर आके 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब इक्वल के इस साइड पे वैल्यू आती है तो वो अपना चेंज कर देती है। अगर प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है, मल्टीप्लाई की हो तो वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे यही काम हुआ है कि ये पहले क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? गुड। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारा स्टेप है, और लास्ट स्टेप में वो हमें कह रहा है जी 4d है, -6 है, और उसको इक्वल किया हुआ है 2d के। अब हमें पता है कि 4 में भी d है, 2d भी है, तो हम अगर -6 को उस साइड पे ले जाएं, यानी कि अगर हम ऐसे करें कि 4d बड़ा है तो 2d जो छोटा है उसको 4d के पास ले आएँ, इक्वल की इस साइड पे ले आएँ, यहाँ पे यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कि वो प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ज़रा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4d, ठीक है, ये 2d इधर आके हो गया माइनस का 2d, और ये इक्वल के साइड पे माइनस का 6 चला जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम, 4d में से माइनस कर दिया हमने 2d, तो हमारे पास कितने d बचेंगे, 2d। ठीक हो गया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, माइनस का
6। और अगर हम देखें तो वही काम है जो हमने पहले किया था, ये 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -6/2 इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद d हम लिखते हैं, तो इसको अगर हम कट करते हैं 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास आएगा 1/3 -1/3 3/1 सॉरी -3/1 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास a और b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a की हमारे पास वैल्यू आई है -4, b की हमारे पास वैल्यू आई है -3/2 एंड c की हमारे पास वैल्यू आई है 4 और d की हमारे पास वैल्यू आई है -3/1। अब हम ज़रा अपना जो क्वेश्चन का आंसर आया उसको हम अपनी बुक से देख लेते हैं कि क्या वो मैच होता है। जी, तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बुक पे देखते हैं तो हमारे पास a का आंसर जो आया था -4 था, ठीक है, और b का आंसर हमारा आया था -3/2, ओके, -3/2, और जो कि हमारा आया था -3/2 और ये 1.5 और जो कि इक्वल है, उसमें हम ये यानी माइनस जो हमारे पास 3/2 है वो 1/1.5 के इक्वल ही होता है। आप कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सी की वैल्यू हमारी 4 आई थी, ये भी हमारी करेक्ट आई थी। डी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी जी 3/1, लेकिन उसकी डी की वैल्यू जो है वो 3 है। उसके पीछे रीज़न हमारी यहाँ पे थी कि हमने मिस्टेक ये की थी कि हम -6 जो है हमने इसको -6 ही रहने दिया, इसको हम +6 कर लेते हैं। यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव ये था कि हम 4D को अगर इधर लेके आते तो वो माइनस का 4D हो जाता, और माइनस के 4D में से अगर हम 2D माइनस करते तो वो हमारे पास कितना रहता जी, माइनस के 2D। तो अगर हम इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं तो बेहतर रहता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखें, अगर हम माइनस का साइन यानी कि देखें, अगर हम ऐसा करते कि 4D को 2D के पास ले आते तो 4D क्योंकि उधर प्लस का था तो इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाता, ठीक है। 4D हो गया माइनस का, 4D क्योंकि बड़ा था तो माइनस के 2D बचने थे, ठीक है। माइनस के 2D में से -2 इधर आना था, माइनस माइनस कट हो जाना था। मेरा ख्याल है कि हमें कर लेना चाहिए, 5 मिनट का काम है। देखिए क्लास स्टूडेंट्स, सॉरी वो क्लास को भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को भी फिर, ओके। तो 4D - 6 = 2D। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम -6 इधर रहने दें, 2D पहले इधर पड़ा हुआ है, ये 4D इधर आके क्या हो जाना था, माइनस का 4D, क्योंकि इधर प्लस का था तो इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाना था, माइनस का। अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 2D बचना था और यहाँ पे रहना था माइनस का 6, ठीक हो गया। अब हमने देखा है तो हम अगर माइनस के 2D को इस साइड पे लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये आके क्या हो रहा था, डिवाइड होना था, यहाँ पे D रह जाना था, माइनस माइनस के साथ कट जाना था, 2 1 2 2 3 6, तो ये 3/1 कर लो या 3 कर लो, एक ही बात है। तो हमारा आंसर जो है वो बुक से मैच होता है, यानी कि हमारा आंसर आ जाना था। ये वो आंसर है जो हमने पहले निकाला था और ये वो आंसर है जो हमने अब निकाला है। यहाँ पे जो बुक का आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी आप अच्छे से एक्सरसाइज करें और इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, कि किस तरह की आपको लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।